नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हुआ सीज फायर का ऐलान क्या भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है? ये भी एक अहम सवाल है। क्या इससे भारत का ये सिद्धांत कमजोर हुआ है कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की यानी किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, सारे मामले द्विपक्षीय हैं? सरकार ने तमाम मसलों पर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्यों वो संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है? 1962 के चीन युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद का सत्र बुलाया था और विपक्षी आलोचनाओं का जवाब दिया था। तो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? क्या वो खुद को सभी जवाबदेहियों से ऊपर मानते हैं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से जिसका रिश्ता 7 समंदर पार से है, यानी अमेरिका से, और आप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया हैरान रह गई जब अचानक 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। कहाँ तो लग रहा था कि युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तमाम मिसाइलें इधर से उधर दागी जा रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। कुछ लोग तो परमाणु युद्ध की भी बात करने लगे थे। अचानक डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक ट्वीट होता है और इस ट्वीट में क्या कहते हैं? आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ talks mediation by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. यानी रात भर बात की और उसके बाद ट्रंप साहब कहते हैं कि अमेरिका ने समझा दिया और सीज फायर का ऐलान हो गया है और दोनों देशों ने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। तो सवाल यह है कि क्या जो युद्ध हो रहा था वो कॉमन सेंस के खिलाफ था? ये बहुत गंभीर टिप्पणी है जो शहबाज शरीफ पर ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री यानी माननीय मोदी जी पर भी है कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और जब ट्रंप ने कहा तब कॉमन सेंस का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े पर तौल दिया गया, यानी जिस तरह से पाकिस्तान को समझाने की बात कही गई है उसी तरह हिंदुस्तान को भी एक ये अजीब स्थिति है। और इससे भी अजीब बात, एक और ट्वीट जो माननीय डोनाल्ड ट्रंप ने की और उन्होंने बताया कि युद्ध होता तो बहुत लोग मर जाते और उन्होंने किस तरीके से ये समझौता करा दिया है। और आई एम प्राउड दैट द USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रंप साहब कह रहे थे कि 1000 साल से झगड़ा चल रहा है। अब पाकिस्तान का जन्म 78 साल पहले हुआ है, 1947 में भारत के विभाजन के बाद, और ये 1000 साल की लड़ाई कहाँ ले आए? कुछ दिन पहले भी इन्होंने कहा था कि दोनों 1500 साल से लड़ रहे हैं और इस बार कह रहे हैं 1000 साल से लड़ रहे हैं और उसे इन्वर्टेड कॉमा में भी दिया है। इसका मतलब है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, कुछ मजाक उड़ाने जैसी बात है। और उसमें भी गंभीर बात यह है कि कश्मीर समस्या के हल की बात कह रहे हैं। शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में, उसमें सीधी बात ये थी कि कश्मीर पर कोई भी बात भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, इसमें कोई तीसरा पंच नहीं होगा। लेकिन माननीय ट्रंप साहब चौधरी बनकर आ गए हैं और कुछ मीम्स भी हैं जिसमें इन्हें पगड़ी पहना दी गई है और उसमें कहा गया है कि अमेरिका कलां के यानी गांव के एक सरपंच हैं जो समझौता करा रहे हैं। अब एक गंभीर बात है, जिस तरीके से ट्रंप की पूरी भाषा है वो बताती है कि इसमें हमने चौधराहट अमेरिका की स्वीकार कर ली। और इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इस समय सोशल मीडिया पे इंदिरा गांधी की तस्वीरें वायरल हैं जो याद दिला रही हैं कि कैसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की कोई बात नहीं सुनी थी जब उन्होंने 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी पर भेज दिया था, यानी 1971 में। और बांग्लादेश युद्ध में बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था उसमें सीधे
भारत को शामिल किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अमेरिका यानी राष्ट्रपति ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं उसे ही भारत और पाकिस्तान में लागू किया जा रहा है। पाकिस्तान का तो समझ में आता है, लंबे समय से वो अमेरिका की एक तरह से गोद में रहा है, लेकिन भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण रही है। ये माना गया है कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। ये पंडित नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह जी के समय तक यही सिलसिला चलता रहा है कि किसी तीसरे पक्ष को अधिकार नहीं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मामले में खास तौर पर मध्यस्थता करे। इस फैसले से वो लोग भी बड़े ठगे से महसूस कर रहे हैं जो एक तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक गंभीर सवाल उठाया है जो इन्हीं सवालों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शाम 5:25 पर युद्ध विराम की घोषणा की। कुछ मिनट बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान एक तटस्थ स्थान पर बातचीत करेंगे। भारत के विदेश सचिव ने शाम 6 बजे एक संक्षिप्त बयान दिया। घटनाओं और घोषणाओं की यह समय रेखा चौंकाने वाली है। भारत के विदेश सचिव ने ना तो राष्ट्रपति ट्रंप, ना ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ना ही किसी बैठक या तटस्थ स्थान का जिक्र किया। यह भी चौंकाने वाली बात है। यानी जिस तरीके से तटस्थ स्थान पर बात करने की घोषणा हुई है विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से, वो एक गंभीर बात है। यानी अब वो ये भी तय करेंगे कि भारत और पाकिस्तान कहीं तीसरी जगह बात करें और ये सीधे सीधे कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास है। अफसोस की बात है कि भारत सरकार की ओर से इसका तीखा खंडन नहीं हुआ। अब हर तरफ सवाल तो उठेंगे और सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर बिना शर्त समर्थन दिया था। कहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उसकी आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी विपक्ष पूरा समर्थन देगा। अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सीज फायर अचानक हुआ क्यों। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तुरंत संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा कि लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के युद्ध विराम पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ये आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से और तेजी से विचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसके पहले पहलगाम हमला जब हुआ था तब भी संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। इस पत्र पर भी अभी तक कोई तवज्जो सरकार ने नहीं दी, कोई जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया है जिसमें संसद सत्र जैसी बात को गैर जरूरी करार दिया गया है। क्या कहा राजनाथ सिंह ने, वो सुन लीजिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर स्थिति संवेदनशील है और सार्वजनिक चर्चा से राजनीतिक नुकसान हो सकता है। रणनीतिक नुकसान, माफ करिएगा, यानी जो अभी संवेदनशील स्थिति है और इसमें कोई अगर सार्वजनिक चर्चा होती है तो रणनीतिक नुकसान हो सकता है। उधर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे विपक्ष को चिताया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहता हूं कि जब तक सरकार उन्हें यह आश्वासन नहीं देती कि प्रधानमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे तब तक वे बैठक में शामिल ना हो। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह आज प्रधानमंत्री होते तो वो सर्वदलीय बैठक में मौजूद होते और विशेष सत्र भी बुलाया जाता। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बैठक में नहीं है तो फिर ऐसी किसी बैठक का मसला नहीं है। अगर सरकार की ओर से कोई बैठक बुलाई भी जाती है और विशेष सत्र तो क्या होगा वो तो अभी पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने चेताया है ये बताता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर एक तीखी टिप्पणी है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र पर यकीन नहीं, वो खुद को जवाबदेहियों से ऊपर मानते हैं।
दरअसल इसकी वजह है, ये तस्वीर देखिए, कुछ दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी अप्रैल के अंत में और मई की शुरुआत में, और प्रधानमंत्री कहीं नहीं थे। कभी गृह मंत्री अमित शाह, कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कभी विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन लोगों ने ही विपक्ष को सारी स्थिति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। पहलगाम हमले से लेकर पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति आने के बीच पीएम मोदी ने देश को एक बार भी टीवी या रेडियो के जरिए संबोधित नहीं किया। अब संबोधन की बात हो रही है जब सीज फायर हो गया है। ऐसे में ये पूछना तो बेमानी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं संबोधित की, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आज तक नहीं किया उन्होंने। निजी साक्षात्कार देते हैं, लेकिन खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां किसी को भी कैसे भी सवाल पूछने की इजाज़त हो, ये उन्हें पसंद नहीं, जबकि ये परंपरा पूरी दुनिया में है जहां जहां लोकतंत्र है। अब सवाल है कि ये जो लोकतांत्रिक परंपरा है, ये क्या याद नहीं है? कपिल सिब्बल ने उन्हें याद दिलाया है, तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर और दिग्विजय सिंह ने एक और प्रधानमंत्री की याद दिलाई थी। कौन है वो प्रधानमंत्री? एक खास प्रसंग है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है आज संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच। शशि थरूर ने कहा कि 1962 में नेहरू ने युद्ध के बीच संसद सत्र बुलाया था, लेकिन मौजूदा सरकार चर्चा से बच रही है। अब दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? 1962 में नेहरू ने हर मंच पर जवाब दिया, लेकिन मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। यानी इस समय सबको याद आ रहा है कि पंडित नेहरू ने क्या किया था। वैसे पंडित नेहरू को कोसने में पीएम मोदी की कोई सानी नहीं है। संसद के सदनों से लेकर चुनावी रैलियों तक वे नेहरू को कोसते नजर आते हैं, जिनकी मृत्यु 1964 में हो चुकी, यानी कम से कम 60 साल पहले। लेकिन आज भी वे हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने नेहरू की याद दिलाकर लोकतंत्र को लेकर पीएम मोदी की बुनियादी समझ पर सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर आज सरकार खुद को हर सवाल से ऊपर मान रही है। बीजेपी के प्रवक्ता तो सवाल उठाने वालों को सीधे देशद्रोही करार देते हैं। ऐसे में ये याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि चलते युद्ध के बीच पंडित नेहरू ने संसद का सत्र बुलाया था और आलोचनाओं का जवाब दिया था। तो आइए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को पलटते हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, आपकी जानकारी में होगा कि किस तरीके से आज़ादी के महज 15 साल बाद भारत को चीन के साथ युद्ध में उतरना पड़ा था। भारत नया नया आज़ाद हुआ था, यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, तब उसकी सैन्य क्षमता काफ़ी कम थी और पंडित नेहरू चीन के साथ दोस्ती चाहते थे। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया था। लेकिन दूसरी तरफ तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद दलाई लामा को भारत में शरण देने से भी नहीं चूके थे। जाहिर है चीन खफा था और सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं करना चाहता था, बल्कि एक संदेश देना चाहता था। और इसलिए हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच उसने पीठ पर छुरा भोंक दिया। अपनी सैनिक बढ़त और तैयारियों का फायदा उठाते हुए भारत के कई इलाकों में घुस गया। तब पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि न कोई घुसा था न कोई घुसा है। उन्होंने जो भी क्षमता थी उसे लेकर चीन से भिड़ने का फैसला किया। इस युद्ध में भारत को हार मिली, लेकिन उसने अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवाई। चीन भी अपनी बढ़त साबित करके खुद ही पीछे हट गया। इस बीच क्या क्या हुआ, ये जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आज जो नहीं हो रहा है उसके महत्व को हम समझ सकें। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चला, यानी 1 महीने पूरा संसद का ये सत्र चला। और इस संसद सत्र की मांग किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की। नेहरू ने तुरंत स्वीकार किया और 8 नवंबर को विशेष सत्र संसद का बुलाया गया। उन्होंने कांग्रेस सांसद LM सिंघवी के एक प्रस्ताव, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुप्त सत्र बुलाया जाए, इस प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने यह कहते हुए खारिज किया कि यह मुद्दा देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसे जनता से नहीं छिपाया जा सकता। यानी युद्ध हो रहा है सीमा पर और पंडित नेहरू कह रहे हैं कि नहीं, हम संसद का सत्र बुलाएंगे। और फिर क्या हुआ? संसद में संबोधन। 8 नवंबर को जब सत्र शुरू हुआ तो राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर घोषणा की गई और 2 प्रस्ताव पेश किए पंडित नेहरू ने। उन्होंने कहा कि हम हर कदम उठा रहे हैं
लेकिन भविष्य की रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते। 12-14 नवंबर को उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और सैन्य कमियों को स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। 20 नवंबर को पंडित नेहरू ने असम के लोगों को संबोधित किया रेडियो पर, कहा मेरा दिल आपके साथ है, भारत हार नहीं मानेगा। उस समय चीन की सेना असम के एक बड़े इलाके में घुस आई थी, जहां से बाद में वो वापस चली गई। उन्होंने खास तौर पर जो पंडित नेहरू ने विपक्ष को साथ लेने का बहुत प्रयास किया, कई बैठकें की और व्यक्तिगत रूप से हर बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने की पूरी कोशिश की, यानी आज की जो स्थिति है उससे बिल्कुल अलग उस समय किया गया था, जबकि इस बार तो युद्ध का ऐलान भी नहीं हुआ और 4 दिन की एक सैनिक झड़प आप इसको कह सकते हैं। और विपक्ष ने तब क्या किया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि जनसंघ, उसने पूरे देश में नेहरू जी के पुतले फूके, प्रदर्शन किए उस समय नेहरू सरकार के, जब चीन युद्ध हो रहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 नवंबर को राज्यसभा में भाषण दिया, तब राज्यसभा में थे। उन्होंने कहा कि 15 साल बाद भी हमारे सैनिकों के पास स्वचालित राइफलें और उचित वर्दी नहीं है, ये शर्मनाक है। उन्होंने नेहरू की चीन नीति को महापाप करार दिया था। आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसा कहे तो उसके साथ क्या होगा। इसके अलावा आचार्य कृपलानी, एक महान स्वतंत्रता सेनानी आचार्य JB कृपलानी, उन्होंने नेहरू की नीतियों की आलोचना की। वो स्वतंत्र पार्टी में थे और सैन्य विफलताओं पर सवाल उठाए। इसके अलावा हेम बरुआ, नाथ पाई, NG रंगा और महावीर त्यागी ने खुफिया और रक्षा कमियों की आलोचना की। इसमें खास बात जानने की है कि जो महावीर त्यागी थे वो कांग्रेस के सांसद थे और बाकी भी जो नाम मैंने गिनाए वो भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब कहीं सोशलिस्ट पार्टी में थे या स्वतंत्र पार्टी में थे, लेकिन महावीर त्यागी कांग्रेस के ही सदस्य थे। नेहरू ने इन आलोचनाओं का स्वागत किया और संसद में इनका जवाब दिया। उन्होंने सैन्य कर्मियों जो कमियां थी उसको बाकायदा स्वीकार किया। आज की तरह नहीं कि संसद का सत्र बुलाने की कोई बात नहीं, विपक्ष के सर्वदलीय बैठक में खुद जाना स्वीकार नहीं। यही नहीं, उस समय 1963 में इस युद्ध के बाद आचार्य JB कृपलानी ने बाकायदा एक अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया, जिसे जनसंघ और अन्य कुछ दलों ने समर्थन किया। उसके समर्थन में 62 सांसदों ने मतदान किया था और 347 ने विरोध किया था। जाहिर है प्रस्ताव भारी अंतर से हार गया, लेकिन वो प्रस्ताव भारतीय संसद में पेश हुआ पहला अविश्वास प्रस्ताव था। कल्पना ही की जा सकती है कि आज अगर कोई ऐसी बात भी कह दे तो उसका क्या हाल होगा। मीडिया तो चीर हरण करने में ही जुट जाएगा। सरकार संसद का सत्र बुलाने को आखिर क्यों तैयार नहीं है, जबकि देश को यह जानने का हक है कि हालिया मिलिट्री ऑपरेशन से भारत को क्या हासिल हुआ, क्या वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब रहा। पाकिस्तान और चीन गठजोड़ भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। 2022 में ही विपक्ष के नेता जो इस समय हैं राहुल गांधी ने, उन्होंने संसद में खड़े होकर साफ कहा था कि भारत की विदेश नीति की ये सबसे बड़ी एक तरह से एक गलती है, ब्लंडर है, जिसमें चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। इसे बदला जाना चाहिए। और आज वो जो उनका एक संदेह था वो सही साबित हुआ। इस समय कितने मुठभेड़ में सैनिक मरे, कितने नागरिक शहीद हुए, घायल हुए, संपत्ति का कितना नुकसान हुआ, और क्या सीज फायर के साथ पाकिस्तान से आगे आतंकवादियों का समर्थन न देने का कोई वादा लिया गया है, ये सारे सवाल देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक क्यों संसद सत्र बुलाने पर तैयार नहीं है, या इसकी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की या सरकार ने नहीं की, ये बहुत आश्चर्य की बात है, खास तौर पर जब हमारे सामने पंडित नेहरू का एक इतिहास है चीन युद्ध के समय सत्र बुलाने का। बहरहाल ये तय है कि लोकतंत्र घायल नहीं होना चाहिए। हमारे सैनिक चाहे इस झड़प में घायल हुए हैं, लोकतंत्र का घायल होना खतरनाक संकेत होगा और ये शायद ज़्यादा बड़ी हार होगी अगर युद्ध के नाम पर, सैनिक ऑपरेशन के नाम पर लोगों के लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों को कुचला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है सच बताने का हमारे यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब दीजिए इजाज़त और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.